लेट्स गो टू जनाब फयाज फैलाना साहब। फैलाना साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आरफा जी, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब फयाज फैलाना साहब। एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे को हमारे साथ हुआ करते होते हैं। हम पाकिस्तान की न्यूज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आई होप कि जनाब फयाज फैलाना साहब आज हालांकि पिछले कई दिनों से आपको पता ही है कि बहुत से लोगों पर मुकदमात भी हुए, फेक मुकदमात भी हुए, मगर जब इमरान खान साहब के अरेस्ट का मामला था तो आज भी बेशुमार लोग बनी गाला के बाहर जमा थे और वो यकीनन इमरान खान साहब के साथ देने पे थे। इसके बारे में लेटेस्ट अगर हम कुछ सुनना चाहें तो फयाज साहब आप क्या फरमाएंगे? अच्छा, ये जो मैंने वो खबर नहीं देखी, लेकिन मेरा अपना तज्जिया है और आपने शायद पीटीआई के दो रहनुमा इस सिलसिले में अब तक बोल चुके हैं। एक तैमूर झगड़ा जो केपीके में इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे इससे पहले, वो, और एक लाहौर से हमाद अजहर। उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट नाउ अबाउट आईके, इट्स बियॉन्ड आईके। अब आईके से बात आगे निकल गई है, आईके मीन इमरान खान, कि अब ये मामला इमरान खान से आगे का निकल चुका है। अब ये बात सिर्फ इमरान खान तक नहीं रही, क्योंकि ये जितना लंबा कर लिया है इन्होंने इमरान खान का मामला, और इमरान खान के खिलाफ केसेस का कोई 200 से ज़्यादा केसेस आपने दर्ज कर लिए। और अब वज़ीर दाखिला जो इस वक्त फ्रंट पे हैं, जो सारे ज़िम्मेदार हैं इन सारे केसेस के और चीज़ों के बज़ाहिर, वो कहते हैं जी 3 केसेस इमरान खान के बारे में सीरियस हैं। इसका मतलब है बाकी 197 केसेस आपने ट्रायल बेसिस पे किए थे, हिट एंड ट्रायल के, चलो कोशिश करते हैं। वो जो 197 आपने ऐसे ही तुक्के लगाते रहे, आपको अंदाज़ा नहीं था कि इन तुक्कों के नतीजे में पब्लिक का क्या होगा। पब्लिक की अब पोजीशन ये है कि आज से 2-3 हफ्ते तक पहले तक ये बात थी, हम सारे तज्जियाकार, देखने वाले, सुनने वाले, आम आदमी लोग यही कहते थे कि इमरान खान खड़ा है तो इसलिए लोग उसके साथ खड़े हैं। अब मेरा तज्जिया और आम लोग भी यही समझते हैं, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब पब्लिक तो खड़ी है, अब इमरान खान को पब्लिक के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक ने साबित किया है कि हाँ वाकई हमारे यहाँ अगर इस तरह की कोई ज्यादती के साथ की जाएगी तो ये वो पब्लिक नहीं है जो जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो हर जो है वो हुक्मरान जो होता है चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, और जालिम हुक्मरान के से कलमा हक भी कहते हैं तो उससे पूछ के कहते हैं। यकीनन अब ये पाकिस्तान बदल चुका है, और स्पेशली पंजाब, और फिर उसके साथ केपीके की बहुत बड़ी सपोर्ट है। केपीके और पंजाब, आप देखें केपीके के बहुत ज़्यादा लोग पंजाब में जॉब्स करते हैं, यहाँ रहते हैं, फिर उनकी इंटर मैरिजेज हो गई हैं, लोगों का आना जाना है। पूरा पंजाब केपीके में जाता है अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने, वहाँ सैर तफरी करने। केपीके के लोग कराची तक आबाद हैं, और उसका भी असर आपने देखा कि कराची इस वक्त इमरान खान के जो स्ट्रांग मजबूत गढ़ समझे जाते हैं वो कराची है, केपीके है और पंजाब है। बलोचिस्तान में उस तरह उसने ना काम किया है, ना उस तरह वो कर सका है, और ना कोई और पार्टी वहां कर सकी है, वो तो स्कैटर्ड है। सिंध का मोर्चा जरदारी साहब ने संभाला हुआ है। तो इमरान खान, ओवरऑल इमरान खान का ये जो तासर बना है 3-4 पिछले 11 महीने से, 14 महीने से, लेकिन पिछले कोई एक हफ्ते, 3-4 हफ्ते से, 1 महीने डेढ़ से, ये एक रियलाइजेशन हो गई है कि अब तो इमरान खान को खड़ा होना पड़ रहा है उस पब्लिक के लिए। जितनी मजबूती से पब्लिक खड़ी है, अब इमरान खान की मजबूरी बन गई है। अब इमरान खान कहीं भाग नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इमरान खान को अब लोगों ने बांध दिया है कि अब तुम, आज से, जब शुरू में इसके खिलाफ केसेस शुरू हुए थे और इसे ऑफर की गई थी कि बैरून मुल्क चले जाओ, बाहर चले जाओ, उस वक्त इमरान खान के पास ऑप्शन थी कि अगर वो कोई नवाज शरीफ साहब की तरह, या जब बेनज़ीर भुट्टो चली गई थी बाहर, या मुशर्रफ साहब जो है वो तरीके से निकल गए थे बाहर, कोई तरीके से, किसी भी तरीके से लिख के जाते या बगैर लिखे जाते, बीमारी के बहाने जाते या बच्चों से मिलने जाते या किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार, किसी भी तरीके से निकल जाते तो निकल जाते, उनके पास चॉइस थी। उस वक्त इमरान खान ने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा। अब इमरान खान चाहे भी तो शायद नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक इतनी मजबूती से खड़ी हो गई है, और ये पब्लिक के खड़ा होना ही इमरान खान की असल ताकत है। अब देखें, इतनी पकड़ धकड़ के बाद, इतनी गिरफ्तारियां, इतने सारे मामला, इतने केसेस, लोगों के कारोबार तक बंद कर दिए गए हैं। और कारोबार इस तरह नहीं है कि किसी का कोई किराने की दुकान है, बड़े बड़े गैस स्टेशन, शादी हाल, उनकी फैक्ट्रीज। मेरे एक अपने जानने वाले हैं, मार अंसर गोंदल, कोट मोहम्मद सिरगोदा से हैं। वो इलेक्शन पिछली दफ़ा हार गए थे कुछ 100-150 वोटों से, और उन्हें हरवाया गया था। वो बताते हैं जिस तरह वो, उनकी एक फ्रूट फैक्ट्री है सिरगोदा में, वो बंद पड़ी है। उनकी एक राइस प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो बंद पड़ी है। उनकी मार्केट है वहाँ, जिसके वो किराया भी नहीं देते लोगों ने, गरीबों को उन्होंने वो दुकानें दी हुई हैं फ्री ऑफ चार्ज, सिर्फ लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए।
वो पूरी मार्केट उनकी बंद है और वो वहां से घर से बच्चों समेत कहीं गायब है। इसी तरह आप पेशावर से लेकर कराची तक जुल्म सितम का पूरा बाजार गर्म किया हुआ है इन्होंने, करने वालों ने। उसके बावजूद अगर लोग खड़े हैं और अब अता तारड़ को बाकायदा, जिस तरह आपने उसकी ऑडियो लीक हुई है और उसने कहा है जी कि वहाँ पीटीआई के लोग ज्यादा होते हैं तो अगली पेशी पे हमने वहां पहुंचना है, और अगली पेशी पे वो पहुंच भी गए और वहां जो बेइज्जत भी हुए यार, वो बड़ी बुराई, गाली गलोच हो गया। और बाकायदा वीडियो में कह रहे हैं ये तो मुस्लिम लीग नून का है, ये बंदा मुस्लिम लीग, उन्होंने वहां आइडेंटिफाई कर दिए। तो अब वो इस तरह के हालात जो हैं, आप देखिए उनसे ओहदा पूछें, आपका ओहदा क्या है? आई एम स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, मुआवने खसूसी हैं। आप किस किस्म की मुआवनत करते हैं? और मुआवने खसूसी और मशीर वो होते हैं जिनकी स्किल इतनी होती है किसी न किसी फील्ड में कि गवर्नमेंट जरूरत महसूस करती है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएनएज और सेनेटर्स, उनमें से कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि उस टॉपिक पे वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कर सके। तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास एक लिमिट है कि वो 2, 4, 6, 10% मुशीर या मुआवने खसूसी ले सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 85 से ज्यादा इनके कैबिनेट मेंबर हैं। उन 85 से जब मीटिंग होती है तो वो जलसा होता है, बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती। और उन कैबिनेट की मीटिंग में ऐसे भी मेंबरान हैं, बहुत से तो वो हैं 35-40 जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। उनमें से ऐसे हैं जो आज तक कैबिनेट मीटिंग में उन्हें खांसने का भी मौका नहीं मिला, बोलना तो दूर की बात है, क्योंकि 85 बंदे जहाँ बैठे हुए हों और शहबाज शरीफ साहब की उंगली हिला हिला के तकरीर वही ना खत्म हो, तो वहां आम आदमी के बोलने, बाकी मिनिस्टर्स के बोलने की क्या चांस बनता है? मुआवने खसूसी अता तारड़ साहब से कोई पूछे आपका काम क्या है, तो काम तो उनका कोई नहीं है। अब उनकी जो ऑडियो लीक हुई है उससे साबित हो गया कि उनका काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। अगर कौमी खजाने पे आपने इस तरह बोझ बनना है कि आपने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सुबह दोपहर शाम प्रोपेगेंडे करने हैं, और आप उस ऑडियो लीक के मुताबिक आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट वो पहुंच जाएं और वहां से फिर सारे इकट्ठे होकर हम G11 जाएंगे और वहां कोर्ट में जब इमरान खान की पेशी होगी, इमरान खान के बंदे ज्यादा होते हैं, हमारे नहीं होते, तो आप अपने बंदे को वहां लेके जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क में? आप जजेस को भी आपने अंडर प्रेशर किया हुआ है, आपने लोअर जुडिशरी तो दूर की बात है, आपने हाई कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, आपने सबको दबा के रखा हुआ है। मैं यकीन से कहता हूं कि ये 12 अगस्त या 10 अगस्त या 14 अगस्त जब भी इनकी हुकूमत खत्म होगी, सूरत हाल उसके बाद बहुत मुख्तलिफ होगी। अब तो शायद उनकी कोई टेलीफोन कॉल सुन रहा है, अब तो शायद उनके कोई व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं कि फलां जगह इकट्ठे होना है और फलां जगह नहीं होना, हालांकि इकट्ठे फिर भी वो नहीं कर सके। 12 अगस्त के बाद जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, उसके बाद इनकी फोन कॉल तक लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, इनके नंबर लोगों ने डिलीट कर देने हैं अपनी मेमोरीज से। उसके बाद सिचुएशन चेंज होनी है, फिर इन्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलना। जो ये जुल्म ज्यादती अभी रवा रखे हुए हैं पीटीआई वालों के खिलाफ, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान पीटीआई वालों ने दोबारा रीथिंक किया है, रिचार्ज हुए हैं, री एनर्जाइज किया अपने आप को। अब वो दोबारा इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, और जब ये हुकूमत चेंज होगी, जब राना सनाउल्लाह टाइप बंदा यहाँ ऊपर नहीं बैठा हुआ होगा, तो काफ़ी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। जी बहुत शुक्रिया। और हम रिपीटेडली लोगों से यही कहेंगे कि वोट ज़रूर डालिएगा, और प्लीज़ ट्राई टू सी कि किसको आपने वोट डालना है। अगर एक कंट्री अनस्टेबल हो तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सर, मेरा अगला आपसे सवाल है कि ये जो मुजव्वज़ा तरमीमी बिल आया, इलेक्शन एक्ट में नई तरमीम का जो मुसव्वदा आया है, इसके बारे में, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात को बढ़ाया गया है, कुछ बातचीत करेंगे, आप बताएंगे हमें? केयर टेकर गवर्नमेंट, ये सारे तो सामने बज़ाहिर चीज़ें होती हैं ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही है, नाम आ रहे हैं, चुने जा रहे हैं, फलां हो रहा है, वो हो रहा है। बेसिक बात तो ये है कि हमारे सियासतदानों को एहसास नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, ये लोग जो कहते हैं ना कि इमरान खान ने कल किया था और आज इमरान खान के साथ हो रहा है, मकाफात अमल है, ये मकाफात अमल नहीं है। ये असल में हकीकत से नज़रें चुरा रहे हैं हम लोग। कल अगर नवाज शरीफ को हटाया था तो किसी ने हटाया था, और इमरान खान उस वक्त अगर वहाँ उनकी सपोर्ट में थे या इमरान खान के सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था और इमरान खान इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचना चाहते थे और पहुँच भी गए। आज अगर इमरान खान को हटा के किसी और के सर पे हाथ रखा हुआ है, तो अगर ये सियासतदान हमारे ठंडे दिल और दिमाग से, और हमारे जज्बाती लोग भी ठंडे दिल और दिमाग से सोचें, तो नतीजा ये निकलता है कि ये कोई मकाफात अमल नहीं है। ये बेसिकली वर्दी वाले सिविलियन को बारी बारी एक दूसरे से मरवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, और असल ताकत सिविलियन की कमज़ोर हो रही है, ताकतवर तो वर्दी वाले हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम केयर टेकर बज़ाहिर हमें बताए जा रहे हैं, और केयर टेकर भी नाम कौन से आने हैं? जो राजा रियाज ने भेजने हैं। क्या राजा रियाज इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि उसने खुद पूरे पाकिस्तान की छानबीन कर लेनी है और उसने 3 वहां से हीरे निकाल के पेश कर देने हैं? राजा रियाज को जो पिंडी बॉयज ने नाम 3 भेजने हैं, राजा रियाज ने वो नाम भेज देने हैं। शहबाज शरीफ जिसको भेजने हैं वो पहले पिंडी बॉय से पूछ के कहेगा हुजूर आप बताएं।
बड़े भाई ने लंदन से तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फलां फलां नाम तजवीज़ किए हैं, लेकिन आप बताएं। और वो जो आप बताएं होते हैं, उन्होंने उन 3 नाम वो जो लंदन से आएंगे शहबाज शरीफ साहब के, अगर उन्हें पसंद ना हुए तो उन्होंने उन तीनों की फाइलें निकाल के सामने रख देनी है शहबाज शरीफ साहब के। उन्होंने कहना है फलां बंदा तो इन चीज़ों में मुलव्वस है, ये हमारे पास रिपोर्ट है, फलां बंदा इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, ये हमारे पास रिपोर्ट है, ये एक ठीक है या ये भी नहीं ठीक, हम और नाम आपको बताते हैं, आप बेशक वेट करवा लें बड़े भाईजान से, हम आपको नाम देंगे। तो नाम जो भी होंगे उनके ही होंगे, लेकिन वो होंगे सिविलियन होंगे, वो फौजी नहीं हो सकते। इन्होंने बड़ा एक और ज़बरदस्त काम किया है। अभी पिछले हफ्ते ये हुआ है कि इस्लामाबाद, ये पीएम सेक्रेटेरिएट जो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट के पास दरमियान में तकरीबन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, उसमें वहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक जनरल साहब बैठते थे और उनकी पूरी टीम थी। और तो वहाँ उन्हें अचानक आर्डर आया कि आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटें और आप उठें यहाँ से। तकरीबन 40 कमरे थे उनके पास, वहाँ उनके ऑफिस थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। उसके हेड भी आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल, कभी रिटायर्ड होते हैं कभी हाजिर सर्विस होते हैं। तो उन सब को वहाँ से निकाल दिया गया और उनके लिए कोई और इस्लामाबाद में कहीं जगह ढूंढी जा रही है, उन्हें वहाँ भेज दिया जाएगा। वहाँ एक मेजर जनरल साहब जिनका नाम तबस्सुम हबीब है, और 5 ब्रिगेडियर और कुछ कर्नल और कुछ मेजर, ये वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा जी ये सारे ऑफिस हमारे हवाले करें, यहाँ हमने बैठना है और हमने काम करना है। अब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में अगर इस तरह मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर और चंद कर्नल और मेजरों ने अगर आके बैठना है तो उन्होंने काम क्या करना है? बज़ाहिर तो उन्हें बिठाया गया है, वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल थी फॉर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बिठाया गया है। लेकिन ये एक पहले पिंडी में डीजी पर्सपेक्टिव प्लानिंग कमीशन होते थे, ये वहाँ आर्मी चीफ के साथ वहाँ काम करते थे। अब ये डीजी प्लानिंग पर्सपेक्टिव प्लानिंग कमीशन वाले इसी फैसिलिटेशन काउंसिल में बैठेंगे और फैसिलिटेशन काउंसिल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगी। और वो एहसन इकबाल जो इस वक्त हमारे मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड कमीशन के, वो और ये जो दूसरे डीजी साहब हैं मेजर जनरल साहब, ये दोनों पैरेलल मीटिंग्स हेड किया करेंगे और पूरे मुल्क की जितनी तरक्याती और गैर तरक्याती किस्म की प्लानिंग होनी है वो इसके थ्रू होनी है। और फिर इसे बिठाया इसलिए गया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने लानी है और फॉरेन इन्वेस्टर को वन विंडो जो ऑपरेशन देनी है, वो विंडो ये होगी जी, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट यहाँ इधर उधर करनी है, केपीके में कर रहे हैं तो प्लान चेंज हो गया, पंजाब में करनी है, पंजाब में कर रहे हैं तो प्लान चेंज हो गया कि नहीं सिंध में करनी है, तो वो इंटरनल उनकी जो प्लान में चेंज होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी या नई रीओरिएंटेशन होगी या नए तरीके से, वो भी वहाँ से फैसिलिटेट किया जाएगा उन्हें भी। और जो फॉरेन इन्वेस्टर बाहर से आएंगे उन्हें भी वहाँ से फैसिलिटेट किया जाएगा। अब ये फैसला इस गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट कितने हफ्ते की है? 2-2.5 हफ्ते की गवर्नमेंट है। अब 2-2.5 हफ्ते की गवर्नमेंट को किसी प्लान को फैसिलिटेट करने के लिए तो इतना बड़ा चेंज नहीं होती कि 40 कमरे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के 40 कमरों पे कब्जा कर लिया जाए। और ये 40 कमरों पर कब्जा करना ये कोई लॉन्ग टर्म मनसूबा ही हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट भी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म ही है। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में अब प्रैक्टिकली हमारे वर्दी वालों का ही वहाँ कब्जा होगा। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो बस ऐसे ही होंगे, शायद वो शहबाज शरीफ साहब से भी कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हों और होंगे भी थोड़े अरसे के लिए, महदूद वक्त के लिए और महदूद काम के लिए, तो वो सिर्फ डमी प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके साथ कैबिनेट में जो बंदे होंगे वो भी डमी होंगे। हाँ, 2-4 बंदे होंगे जो असल काम वाले होंगे, चाहे वजारत खजाना में हो, दाखिला में हो, और एक आध और, बाकी सिर्फ टोटल पूरा किया जाएगा कि 2 केपी से ले लें, 2 सिंध से ले लें, 2 बलोचिस्तान से ले लें, 4 पंजाब से ले लें, एक जो है वो कहीं गिलगित बल्तिस्तान से ले लें, एक कोई टेक्नोक्रेट ले लें, एक कोई खातून ले लें, एक कोई अपना रिलीजियस माइंड वाला बंदा रख लें। इस तरह का एक बनाया जाएगा यूनिट। लेकिन असल काम तो इन मेजर जनरल साहबान ने करना है और उनके ब्रिगेडियर साहबान ने और कर्नल साहबान ने और मेजर साहबान ने करना है। तो प्रैक्टिकली तो कब्जा वो कर रहे हैं पिंडी वाले। और फिर जितना बड़ा इन्होंने उठा लिया है, एक बेड़ा उठा लिया, अपने जिम्मे ले लिया है, और फिर जिस तरह की ये तकरीरें कर रहे हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बेसिकली आपको पता है कि जब भी कोई आर्मी का बंदा आता है, अब वो बाकायदा मार्शल लॉ तो नहीं ला सकते, लेकिन इमरजेंसी या सेमी इमरजेंसी या नीम कमजोर किस्म की कोई ढीली डाली इस तरह सिस्टम करके कब्जा अपना रखना चाहते हैं। जब भी कोई कब्जा के लिए आते हैं इस्लामाबाद, ज़ियाउल हक साहब आए थे तो उन्होंने एक नया इस्लाम का और वो सारा वो सिलसिला लेके आए थे। परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने फर्स्ट पाकिस्तान और वो एक नारा लेके आए। अब ये आए हैं तो ये कहते हैं हमने नक्शा बदलना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आसमान तारों को छूना है, हमने यहाँ एग्रीकल्चर में ग्रोथ करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ करनी है, हमने कर्जों से निकालना है, हमने आलमी मालियाती इदारों के चंगल से आज़ाद होना है। ये एक और नारा लेके आए हैं। भाई इनसे पूछे आपको किसने कहा है कि आप इस चंगल से हमें निकालें?
आपको किसने कहा है कि आप ये सारी जिम्मेदारियां उठा लें? आप आर्मी के चीफ हैं, आपके 7 लाख फौज है, आप अपनी फौज को सीधा करें और उससे जो काम करना है वो कराएं। हाँ, आपको अगर इस गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करें तो आप हेल्प करें, लेकिन आप तो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं और बैठ चुके हैं अमली तौर पर। और फिर शहबाज शरीफ जैसा स्पाइनलेस प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो क्यों ना बैठे? और शहबाज शरीफ साहब का भी मसला यह है कि अंदरूनी उनकी लड़ाई चल रही है भाईजान के साथ और भाईजान की साहबजादी के साथ। आप क्लियर कट देख लें, ये इसहाक डार का नाम कहाँ से आया था, और इसहाक डार का नाम जब आया था तो उसी वक्त पता चल गया था कि ख्वाजा आसिफ वगैरह जो जिस तरह के इंटरव्यूज दे रहे थे, बज़ाहिर वो कहते रहे हंस हंस के कि कोई हर्ज नहीं है, एक्चुअली हर्ज था। वो नहीं चाहते कि इसहाक डार साहब या नवाज शरीफ साहब का कोई नुमाइंदा आए ड्राइविंग सीट पे बैठे, क्योंकि इसहाक डार साहब जिस तरह जर्नलिस्टों में गैर मकबूल हैं, आम पब्लिक में उनकी अपीयरेंस हमेशा गैर मकबूलियत पे मुंतज होती है, इसी तरह वो हमारे मुख्तदर हलकों में भी कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं है। उनकी अना बहुत ऊंची है, वो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और वो समझते हैं कि मैं उस शाही खानदान जो मियाँ शरीफ साहब का शाही खानदान है, मैं उससे भी बिलोंग करता हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ का समधी बन गया हूँ, इसलिए अब यहाँ हुकूमत करना मेरा हक है। उनसे कोई जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछे तो उसके गले पड़ जाते हैं। कोई मिनिस्टर किसी की जरूरत नहीं होती कि उनके सामने बात कर ले, जो फाइल उनकी मर्जी होती है वजारत खजाना से वो अप्रूव करते हैं, जो मर्जी नहीं होती वो उठा के बाहर फेंकते हैं। इंतहाई बदतमीजाना सा रवैया है उनका, उनको किसी ने कबूल नहीं करना था। और आपने पीपल्स पार्टी का तो देख लिया, पीपल्स पार्टी तो फौरन ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो बेसिकली तो लड़ाई दो खानदानों के अंदर है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पारा चनार जब ईद पढ़ने गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ साथ चले गए उनकी खुशामद के लिए, तो फौरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने बंदे वहां साथ भेजे कि आप भी जाके पढ़ के आए, और उस बंदे और नहीं मिले तो मरियम औरंगजेब को भेज दिया कि आप ईद पढ़ के आए फौजियों के साथ। अब ईद वाले दिन पाकिस्तान में तो ख्वातीन की ईद पढ़ने का रवाज नहीं है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में तो है कि ख्वातीन भी मस्जिद में जाके ईद पढ़ती हैं, क्योंकि वहाँ अलग ख्वातीन का अलग सेक्शन होता है यहाँ, और मर्दों का अलग होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा रवाज कोई नहीं देखा गया। लेकिन मरियम औरंगजेब को इन्होंने पारा चनार फ्रंट पे भेज दिया बॉर्डर पे फौजी जवानों के साथ ईद पढ़ने के लिए, सिर्फ मुखबरी के लिए कि शहबाज शरीफ साहब कहीं आर्मी चीफ साहब की ज्यादा खुशामद ना कर लें और वो उनकी की अच्छी वाली गुड बुक्स में कहीं ना चले जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। जी बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और बताना चाहती हूँ कि सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का 12 तारीख को, और ये हमारे ईस्ट एंड पे होने जा रहा है 3474 किंगस्टन रोड टोरंटो में। स्पॉन्सरशिप के लिए और स्टॉल बुकिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम होगा सुबह 11 से लेके रात के 11 बजे तक, सुबह 11 से लेके रात के। इट्स गुड, हमारी इतनी कम्युनिटी बढ़ गई है और ये ईस्ट एंड पे आपको मिल रहा है 3474 किंगस्टन रोड। पिकरिंग बनता है मेरा ख्याल है, पिकरिंग एजेक्स पिकरिंग का है ये, स्कार्ब्रो 3474 किंगस्टन रोड स्कार्ब्रो में। स्पॉन्सरशिप और स्टॉल बुकिंग के लिए आप कॉल कीजिएगा मुजीब साहब से 416-768-1230 768-1230। अम्बरीन का नंबर 647-451-9287 451-9287 अम्बरीन का नंबर है। हमारे आज के प्रोग्राम को एशियन फूड सेंटर ने भी ताउन दिया। दे हैव मल्टीपल लोकेशंस, बहुत बड़े स्टोर्स हैं। आप एशियन फूड सेंटर को ज़रूर एक बार विज़िट कर लीजिएगा। AFC.com उनका नंबर है। फ़याज़ विलाना हमारे साथ हुआ करते हैं और फ़याज़ विलाना एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारे साथ होते हैं। सर, जब से ये हुकूमत आई है मियाँ साहब के तमाम के तमाम केसेस, यानी शहबाज शरीफ साहब के, उनके बेटों के तमाम केसेस को से पाक कर दिया गया और हर किसी ने अपने हाथों को धो लिया। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से भी बरी हो गए। तो हमें यहाँ से कोई पैगाम नहीं मिला। जनाब, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब लाहौर के मामलात में, जो कि जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक था, उसमें भी इन्वॉल्व थे। क्या फरमाएंगे? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जो 14 लोग शहीद हुए थे वहाँ मॉडल टाउन लाहौर में, जी सर, उसका जो केस था वो 2019 से होल्ड पे है, उस पर स्टे लिया हुआ है इन्होंने। वो उसका तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी ये इनका जो केस ख़त्म हुआ है बहुत देर कर दी, इन्हें बहुत पहले इन्होंने ख़त्म करा लेना चाहिए था, या मैंने याद नहीं रहा, या इतना प्रोसेस टाइम लगा। लेकिन इन्हें इस बात का नहीं पता कि ये जो नामालूम अफराद की तरफ से FIR'ें होती हैं वो देर नहीं लगती। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस तो वो था ना जब इन पे मंशियात का केस लगा था, जब शहरयार अफरीदी और एक
एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो हाजिर सर्विस मेजर जनरल थे, उन्होंने इन्हें पकड़ा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर शहरयार अफरीदी ने कहा अल्लाह को जान देनी है, और वो सारा उनका मजाक बना। हालांकि असल में उस सारे मामले में कसूरवार तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो मेजर जनरल साहब थे, उन मेजर जनरल साहब के बारे में तो कभी राना सनाउल्लाह साहब की जरूरत नहीं हुई कि बात करें, और ना किसी हमारे इन तजियाकारों ने कभी बात की है, ना कभी ने पूछा है, क्योंकि वहाँ पर जलते हैं किसी हाजिर सर्विस मेजर जनरल के बारे में बात करते हुए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ने अगर एक राना सनाउल्लाह साहब जैसे बड़े लीडर को पकड़ा, इतने किलो हेरोइन के साथ पकड़ा और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद वो मेजर जनरल साहब किधर गायब हो गए? अगर उन्होंने गलत पकड़ा तो उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? अगर पकड़ा था तो इन्हें सजा क्यों नहीं हुई जिसको पकड़ा था? असल बात यह है कि जब मुकमुका हो जाता है तो यहाँ 2.5 किलो हेरोइन जो है वो खत्म हो जाती है। ये अभी जो गुजरांवाला में और गुजरात में आप जो बता रही हैं केस, ये तो बहुत छोटा सा मामूली सा केस था जो खत्म हुआ है। यहाँ तो 2.5 किलो हेरोइन जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इन्हें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब टेबल टर्न्स होते हैं तो फिर ऐसे नामालूम अफराद की दबी हुई FIR भी निकल आती हैं। कई थानों में कई जगह कोई एप्लीकेशनें अभी भी पड़ी होंगी इनके खिलाफ, इन्हें पता तक नहीं होगा। वो खुलेंगी उस वक्त जब टेबल टर्न होंगे। अगर कल तक इनकी सख्ती के दिन आ गए तो यकीन माने इन्हीं थानों में से, इन्हीं शहरों में से ऐसी ऐसी एप्लीकेशन निकलेगी जिसमें राना सनाउल्लाह क्या, इस मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे लोग रगड़े जाएंगे। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कभी ना मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस तरह का ये इल्जाम साजी और ये होनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ होनी चाहिए। जो चीज हो जेन्युइन हो, अगर कोई मुजरिम है तो उसे पकड़ें तो फिर सजा दें। दरमियान में मुकमुका वाला कि जी वकील अच्छा कर लें, वकील अच्छा नहीं मिलता तो जज कर लें, जज नहीं अच्छा करता तो पिंडी से कॉल करा लें, पिंडी नहीं होता तो कहीं से सऊदी अरब से जाके कॉल करा लें, UAE से कॉल करा लें। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें बतौर बहसीयत कौम दुनिया में एक अच्छी नज़र से देखा जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जिस तरह के इंटरनेशनली कहा गया कि पाकिस्तानी ये भी कर देते हैं वो भी कर देते हैं, ये इमेज हमारा खराब इस वजह से हुआ है कि हम सारे मुकमुका के कायल हो चुके हैं। हम हर छोटे से छोटे काम के लिए सिफारिश ढूंढते हैं, वास्ता ढूंढते हैं और कहीं ताल्लुक ढूंढते हैं। ताल्लुक के बगैर हम घर से बाहर नहीं निकलते। हम पहले कॉल करवाते हैं कि हमने कल नादरा के ऑफिस में अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना है, पहले बात करेंगे, वहाँ किसी से टाइम सेट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, 2 साथ 4 दोस्त लेके जाएंगे, वहाँ किसी DG चेयरमैन से मिलेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलेंगे, वो नहीं मिला, किसी क्लर्क से मिलेंगे, क्लर्क काबू नहीं आया, उसको पैसे देने की कोशिश करेंगे, रिश्वत की कोशिश करेंगे। हमारी कोई कल सीधी ही नहीं है। हम में से हर आम आदमी थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंशियल हो जाता है वो समझता है अब लाइन में लगना मेरी तौहीन है, लाइन में मैंने नहीं लगना। अगर हमने जब तक बहसीयत कौम लाइन में लग के अपने काम नहीं करवाने शुरू करने, जब तक हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम आगे से बोलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। जब तक हम अगर कहीं कंप्लेंट करेंगे तो हमारे लोग जो वहाँ उन कंप्लेंट्स को देखने सुनने वाले हैं वो खुदा को हाजिर नाजर जानकर उन कंप्लेंट्स पे इंसाफ से कोई फैसले नहीं करेंगे। उस वक्त तक डिटेरिएशन का ये जो अमल है हमारा तनज़ली का, कि हर शोबे में हम तनज़ली का शिकार हैं, ये दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जाएगा। वो जो पहले मैं आपको बात बता रहा था उसमें मैं आपको मजीद कुछ ऐड करना चाहता था कि ये जो NDMA को वहाँ से हटा के, NDMA के ब्रिगेडियर इनाम हैदर थे, उन्हें हटा के ये जो मेजर जनरल तबस्सुम हबीब साहब को वहाँ बिठाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर उसमें। आसिम मुनीर साहब कहते हैं, उन्होंने तासर ये दिया हुआ है आर्मी में कि हमने अपनी पैसिव अप्रोच जो है वो अब चेंज कर दी है, अब हमारी एक्टिव अप्रोच है। मसला ये है कि आज अगर आसिम मुनीर साहब का कोई इरादा ना भी हो कब्जा करने का पाकिस्तान में हुकूमत का, मार्शल लॉ लगाने का, इमरजेंसी लगाने का, चीज़ें अपने हाथ में सारी करने का और अपने आप को पाकिस्तान का पावरफुल तरीन आर्मी चीफ साबित करने का कोई भी ना इरादा हो, लेकिन ये जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक काम उन्होंने ये किया था कि पहले शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें परमिशन दी थी कि आइंदा आते ही शहबाज शरीफ साहब ने पहला काम ये किया था जब ये हुकूमत में आए थे कि स्क्रीनिंग आइंदा 17 ग्रेड और उससे ऊपर के जो अफसरान होगी उनकी स्क्रीनिंग, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले ISI से उसकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। नया जब बंदा कोई जॉब लेता है, CSS भी करके आता है जब बंदा, तो उस वक्त तो IB वाले उसके गांव तक जाते हैं, उसके बारे में पूरे कवायफ लेते हैं और वो कवायफ वहाँ सबमिट कर दिए जाते हैं। वो एक स्टैंडर्ड तरीका है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए या मकामी स्पेशल ब्रांच या CIA मकामी पुलिस की मदद से वो छानबीन करना ठीक बात है। लेकिन एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, 17, 18, 19 में जॉब कर रहा है इतने अरसे से, इसके बावजूद अब आइंदा उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग पे ISI से स्क्रीनिंग हुआ करेगी हर ऑफिसर की, और ISI की मर्जी से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी। इसका मतलब है आपने पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में ले लिया। अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारे जाके बैठेंगे, फैसिलिटेशन काउंसिल, और ये बज़ाहिर इन्होंने कहा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड जितने काम होंगे वो डायरेक्ट मिनिस्ट्रीज में नहीं जाएंगे, वो इनके पास आएंगे।
ये मिनिस्ट्रीज को हदायत करेंगे और हर मिनिस्ट्री का एक एक नुमाइंदा एडिशनल सेक्रेटरी या सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदे का बंदा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में इन आर्मी अफसरान के साथ बैठेगा और इनके अंडर काम करेगा। उनके पास कंप्लेंट आएगी आर्मी अफसरान के पास, वो उसे देख के उस मुतलका मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी या सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी या सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी को देंगे, वो अपनी मिनिस्ट्री से काम करवा के इन्हें वापस रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब है अगर आप एक 40 कमरों के एक ऑफिस में बिठा के पूरे पाकिस्तान की वजारतों से फौरी काम करवा सकते हैं, तो फिर हमने इतना बड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट का, इतना एक सिविल एस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा हमने सिलसिला क्यों बनाया हुआ है? बंद करें सारी मिनिस्ट्रियां, खत्म करें सारे ऑफिस। ये जो हम अरबों रुपए के अखराजात हर साल जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर हम कहते हैं पेंशन हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है, ग्रेजुएटी हमारे लिए मसला बना हुआ है, हमारे लिए हर साल इनकी तनख्वाहें 30% 35% बढ़ाना वो मसला बना हुआ है, तो फिर खत्म करें। क्यों हमने इतने लोग रखे हुए हैं? अच्छा है 40 कमरे आपको मिल गए हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, वहां बैठे मेजर जनरल साहब, चंद ब्रिगेडियर और कर्नल साहब, वहां से सारे काम कराएं। ये ज्यादती है। आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी को पहले ISI की स्क्रीनिंग के मामले में आपने उन्हें गुस्सा दिलवाया, अब आपने वहां प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बावर्दी आर्मी अफसरान बिठा दिए, अब वो कंट्रोल करेंगे सारी मिनिस्ट्रीज को। इसका जो इम्पैक्ट होगा हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के, उनमें एतमाद पहले ही नहीं था। जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनका एतमाद खत्म कर दिया था कि जब इनकी मर्जी होती थी किसी को उठा के यहाँ से कोयटा भेज देते थे और कोयटा वाले को उठा के कराची और कराची वाले को उठा के पेशावर भेज देते थे। पहले ही उनका एतमाद खत्म हो चुका था। जो उन्हें सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर में या उनकी अपनी डिपार्टमेंटल सिविल सर्विस अकेडमीज में जो उन्हें ट्रेन किया जाता था, वो प्रैक्टिकली जब जॉब पे आते थे पता चलता था नहीं, यहाँ तो किसी गामे माजे, किसी MNA MPA, किसी मैट्रिक प्राइमरी पास, किसी MNA MPA की खुशामद करेंगे तो आप बतौर असिस्टेंट कमिश्नर या बतौर असिस्टेंट कलेक्टर या और अपनी जॉब कर सकेंगे, अदरवाइज तो आप सक्सेसफुल ऑफिसर नहीं हो सकते। आपने जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन हासिल की, आपने CSS टॉप किया, आपने CSS में पोजीशंस ली, फिर आपने 9 महीने 1 साल तक सिविल सर्विस अकेडमी वाल्टन रोड लाहौर पे ट्रेनिंग ली, फिर आपने 6 से 9 महीने अपनी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग ली, वो सारा कुछ साइड पे हो गया। अब आपने एक प्राइमरी पास MPA या MNA के सामने हाथ बांध के खड़े होना है और उसके हुक्म के गुलाम बन के रहना है, तभी एक आप कामयाब ऑफिसर होते हैं। उन सियासतदानों ने पहले उनका एतमाद खत्म किया, अब ये आर्मी अफसरान उनका एतमाद खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि वो भी पब्लिक से हैं, पब्लिक पहले आपके खिलाफ हो चुकी है, पब्लिक इस वक्त खड़ी है कि हाँ इमरान खान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने इमरान खान के खिलाफ उसकी इद्दत के, निकाह नामे के, तोशे के, घड़ी के, कौन कौन से केसेस नहीं बनाए। पब्लिक टच से मस नहीं हो रही, पब्लिक को कोई असर ही नहीं हो रहा। आप कुछ भी कर लें, अब शायद मेरे ख्याल में इनके पास केसेस बनाने वालों के पास आइडियाज ही खत्म हो गए हैं इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने के। इसके बावजूद पब्लिक खड़ी हो गई है। आपने पब्लिक को एक साइड पे कार्नर कर दिया है, और जब आप किसी को कार्नर करते हैं तो वो एक्चुअली आप ग्रोह को कार्नर करते हैं, तो आप उनको एक कार्नर पे जब लेके जाते हैं 2 4 6 बंदों को, आप इनडायरेक्टली उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं। आपने पब्लिक को पहले इकट्ठा कर दिया, अब आप ब्यूरोक्रेसी को इकट्ठा करें। जब पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी दोनों आपके खिलाफ हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या समझते हैं आप कैसे पाकिस्तान का सिलसिला चला रहेंगे? और दावे आपके ये हैं कि हम यहाँ ये कर देंगे और वो कर देंगे। इस तरह नहीं होता। ताली दोनों हाथों से नहीं, सारे उसमें 2 हाथ होते हैं, उसमें 10 उंगलियां होती हैं, तब ताली बजती है। ताली बजानी है तो पब्लिक को साथ लेके चलें। लेकिन शायद हमारी ये बात कि वो कहते हैं ना, कहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम कनाडा में बैठे यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें कॉल्स पूरे पाकिस्तान से आती हैं, पूरी दुनिया से आती हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों का शुक्रिया, प्रोग्राम आगे शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, राब्ता करते हैं, मैसेजेस छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी बात करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये बात उन मुख्तदर हलकों तक पहुँच जाए, उन्हें शायद कोई एहसास आ जाए। किसी वक्त 2 4 5 मिनट वक्त निकाल के वो बैठें, ठंडे दिल और दिमाग से अपना गुस्सा, अपनी सारे अदले बदले साइड पे रख के सोचें कि इस कौम का क्या करना है, इस पब्लिक का क्या करना है। और पब्लिक में जब आप कहते हैं 62 to 65% यूथ है, तो प्लीज इस यूथ के बारे में सोचें। ये यूथ बहुत डिफरेंट यूथ है। मैं फॉर एग्जांपल एक हल्का सा टेस्ट देता हूँ, अपने हमारे DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब को देता हूँ, DGISI अहमद अंजुम साहब को देता हूँ। एक हल्का सा टेस्ट आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी कर लें। आप अपने घर जाएं, अपने बच्चों से कोई बात पूछें किसी बारे में, वो बच्चे बात बताएंगे। आप दोबारा वही क्वेश्चन करें, दोबारा बात पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये कितने बदले हुए हैं। फिर उसी बात को आप सोचें कि जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तो आपसे आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई बात पूछते थे, आप बताते थे, उन्हें एक दफ़ा बात समझ नहीं आती थी, आप दोबारा पूछते थे, वो दोबारा पूछते थे, आप दोबारा बताते थे, तीसरी दफ़ा पूछते थे, आप तीसरी दफ़ा बताते थे, चौथी 5वीं दफ़ा जाके आप शायद कहते थे कि शायद बाबा जी, शायद अब्बा जी, अम्मा जी, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, मैं फिर किसी वक्त समझाऊंगा या मैं दोबारा समझाता हूँ। लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा आप जिच नहीं होते थे,
इस यूथ से, अपने बच्चों से, अपने खून से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से कोई बात करके उसे दोबारा वो बात रिपीट करने के लिए कहेगा, बच्चा सीधा आपसे बात करेगा, डैड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और आपके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो आपको इंग्लिश में ही कहेंगे। आज की ये यूथ, अगर आपके बच्चे बदल चुके हैं एज कंपेयर टू यू व्हेन यू वर अ बच्चा, जब आप किड थे, तो ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की यूथ के बारे में आप क्यों नहीं सोचते कि वो भी बदल चुके हैं। उनको आप जो 60, 70 और 80 की दहाई की सियासत से डील करना चाहते हैं, सियासी तरीकाकार से, आप उसी तरीकाकार से अभी 2023 में उन्हें डील करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत खौफनाक रिजल्ट होगा। और ये वो यूथ है जो पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, और इनकी चीखों पुकार सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्रीज तक नहीं रहनी, इनकी चीखों पुकार पूरी दुनिया में फैलेगी, जो नुकसानदेह होगी। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं यहाँ पे आपसे जो पूछना चाहती हूँ, एक कमर्शियल ब्रेक ले लूँ। रॉकी एंड रानी के बारे में बताना चाहती हूँ कि रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, ये फ़िल्म जो है रिलीज़ होने जा रही है। फ़िल्म करण जौहर की है और इसको प्रोड्यूस किया है यश जौहर ने। उनकी 25th एनिवर्सरी के ऊपर ये फ़िल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ब्यूटीफुल फ़िल्म, तो आप ले लीजिएगा। यहाँ के तमाम सिनेमा हॉल्स में ये फ़िल्म लगेगी 28 जुलाई को, 28 जुलाई को, तो आपने ज़रूर इस फिल्म को देखना है। फ़याज़ विलाना साहब मेरे साथ हैं। फ़याज़ विलाना साहब, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि मैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा हूँ और उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तो यानी बड़ा उन्होंने अपना पेशेंस दिखाई है, अभी तक उन्होंने अपना स्टैंस बदला नहीं है, वरना तो जिसने 2 से 3 से 4 बार अरेस्ट होने के बाद स्टैंस बदला, उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए, मगर परवेज़ इलाही पे अताब नाजल हो रहा है अभी भी। ये आप मेरी बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप देखें कि इन सारे सियासतदानों में से एक बंदा है जिसने अपनी अगली नस्ल की बात मानी है, यूथ की बात मानी है, मोनिस इलाही की बात मानी है। और मोनिस इलाही मेरे ख्याल में पॉलिटिकली देखा जाए तो ही इज राइट। उसे फ्यूचर नजर आ रहा है पीटीआई में, उसे नजर आ रहा है कि पब्लिक पीटीआई के साथ है, उसे नजर आ रहा है कि पब्लिक इमरान खान के साथ है, उसे नजर आ रहा है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो मकबूल है, उसे नजर आ रहा है कि इमरान खान के बयानिए में सच्चाई है, उसे नजर आ रहा है कि ये यूथ और ये कौम और हमारी नौजवान नस्ल जो है ये सच का साथ देती है और इस नताइज से लापरवाह होकर देती है कि हमारे साथ क्या होगा। और उसे नजर आ रहा है कि हाँ, अगर इमरान खान के साथ 80-85% लोग अगर उसके हक में हैं तो मेरे लिए भी उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। मोनिस इलाही खड़ा हुआ है और उसकी बात परवेज इलाही ने मानी है, तो परवेज इलाही आज सफर कर रहा है। अगर परवेज इलाही भी मोनिस इलाही को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता तो आज शायद वो भी इसी कमरे में कहीं बैठा होता अपने भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। लेकिन पब्लिक में जो उसका इमेज, जो इज्जत, जो एहतराम, और पार्टी में जो उसकी वक़्त वो बड़ी है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। उसे पार्टी का प्रेसिडेंट अगर इमरान खान ने बनाया तो आज लोग शायद इमरान खान के जहां और बहुत सारे फैसलों पे तनकीद करते हैं कि तुमने उस्मान बुज़दार जैसे घुग्गू को 13 करोड़ आवाम के सर पे बिठाया और उस बंदे ने सिवाय डिजास्टर के अलावा कुछ नहीं दिया, और भागते हुए उसने 2 बंदों से मशवरा भी नहीं किया। वो तो उस जगह कोयटा में छुप के बैठा हुआ था जहां क़यामत तक कोई उसे नहीं पकड़ सकता था। लेकिन मौसूफ कच्चे साबित हुए, पाँव के कच्चे साबित हुए, दिल गुर्दा उनका कमजोर था। उन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महमूद खान साहब जो चीफ मिनिस्टर केपी के थे, जिनकी रिकमेंडेशन परवेज खटक साहब ने की थी, तो वो शायद परवेज खटक साहब का बदला एहसान का उन्होंने उतारने के लिए वो उनके साथ जाके बैठ गए। लेकिन ये कमजोर लोग थे। लेकिन एक फैसला इमरान खान ने जो परवेज इलाही को प्रेसिडेंट बना के किया, इस पे आज लोग इमरान खान को कह रहे हैं कि हाँ वाकई तुमने ठीक बंदे को बनाया है, परवेज इलाही खड़े हैं। परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, ये 2 बंदे अगर इमरान खान के साथ आखिर तक खड़े रहें तो पार्टी इनकी नहीं टूटेगी। इमरान खान को अगर उन्होंने जेल में डाल दिया, इमरान खान की पार्टी को इस नाम से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से इलेक्शन ना लड़ने दिया, अगले दिन नई पार्टी रजिस्टर होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई भी XYZ, कोई भी नाम आगे लगा लेंगे, तो उस नाम से वो नई रजिस्टर हो जाएगी। यही लोग जाके रजिस्टर करा लेंगे, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही वगैरह और जितने इनके साथ बाकी लोग हैं। तो ये एक और अच्छी पार्टी बन के आ जाएगी और बेहतर होगा कि इनके पास सफाई हो गई है, इनके पास चॉइसेस होंगी, इनके पास सूरत होगी कि अपना नया कोई फॉर्म फिल कराएंगे लोगों से, उसके अंदर कोई लोगों से कोई हलफनामे होंगे, कुछ उसमें लोगों से चीजें तय की जाएंगी कि आपने हमारा पार्टी मेंबर बनना है तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अगर आपने कैंडिडेट बनना है तो उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं तो चाहता हूँ, इमरान खान के पास टाइम नहीं है, वरना इमरान खान ये कनाडा, अमेरिका और यूके का जो कॉन्सेप्ट है कि आप पहले हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर राइडिंग में आपकी अपनी मेंबरशिप हो,
फिर वो राइडिंग के जो मेंबर हों, रजिस्टर्ड मेंबर हों, वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे कौन कैंडिडेट होगा हमारे हल्के से, फिर वो ऊपर जाके इलेक्शन लड़ें। इसी तरह हर हल्के में उनके डेलीगेट्स हों, डेलीगेट बनने का भी क्राइटेरिया होता है कि वो इतने मेंबर बनाएंगे तो डेलीगेट बनेंगे। तो ये सारा एक सिलसिला बना सकते हैं, लेकिन अब तो उनके पास शायद टाइम नहीं है। अगर इमरान खान को इस तरह का सिस्टम बना ले, शायद इन्हें देख के पीपल्स पार्टी भी कल उस रास्ते पे चल पड़े और शायद मुस्लिम लीग नून भी चल पड़े। हालांकि मुस्लिम लीग नून वाले इस बात को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जात की हद तक महदूद हैं, अपने खानदान की हद तक महदूद हैं। और अगर उनके खानदान के चंद गुलाम और चंद कनीज़ाएं जो समझते हैं कि वो वाकई उनकी उसी तरीके से खिदमत खातर और खुशामद करते हैं जिस तरह वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, उनको वो अपने हल्के में ले आते हैं। अदरवाइज आम आदमी वहाँ कभी किसी अहम ओहदे पर नहीं पहुंच सकता, जिस तरह इमरान खान ने कोशिश की। लेकिन इमरान खान की जो मर्दम शनासी है उस पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान ने अपने किसी भांजे को, भतीजे को, बेटे को, बीवी को, भाभी को या किसी उसको दोस्त को या दोस्त के बच्चे को किसी को प्रमोट किया। इमरान खान ने जहाँ टैलेंट देखा उसे प्रमोट किया। हाँ, टैलेंट देखने में उससे गलती हुई, जहाँ उसने वसीम अकरम को लेके आया वहाँ वो मंसूर अख्तर पे भी जिद लगाए, बड़े अरसा बैठा रहा। तो ये मंसूर अख्तर वर्सेस वसीम अकरम देखा जाए तो शायद एट दी एंड इमरान खान बेहतर साइड पे है, इमरान खान का रिजल्ट बेहतर है। अगर मैं लिस्ट बनाए हम आज देख लें मुस्लिम लीग नून में कितने लोग हैं, 8-10 लोग होंगे। मेन पीपल्स पार्टी में देख लें 8-10 लोग होंगे, मुस्लिम लीग के 8-10 पंजाब से हैं, एक आध कोई केपीके से होगा, दूसरा केपीके से बंदा नहीं मिलता, अमीर मकाम के बाद कोई और नाम नहीं मिलता। मेहताब अब्बासी उन्हें छोड़ गए हैं, उनसे नाराज हैं। साबर शाह साहब साइलेंट हो चुके हैं, एक और वहाँ तीसरे लीडर थे वो भी नाराज हैं। तो केपीके में भी उनकी हालत बुरी है सिवाय अमीर मुकाम के, और वो भी पिस्तौल बदल भाई हैं परवेज मुशर्रफ साहब के, वो भी घूमते घुमाते आए हैं, पता नहीं वो उनके साथ कब तक हैं कब नहीं होंगे। वरना पंजाब के बाहर मुस्लिम लीग नून की पहचान नहीं है। और पंजाब में भी कितने लोग हैं, 4-6 लोग हैं, एक उंगली पे पूरे हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान के आप देखें कि आपको शौकत तरीन केपीके से मिलते हैं, आपको तैमूर झगड़ा केपीके से मिलते हैं, आपको शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, आपको असद कैसर, पूरे केपीके से एक लंबी लाट मिलती है। उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, वो केपीके से मिलते हैं। फिर पंजाब में आ जाएं, पंजाब में आपको तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिवीजन में एक ऐसा नाम नजर आता है जो वाकई ऑर्गेनिक लीडर है पीटीआई का। फिर आप कराची में चले जाएं, कराची में उसने ऐसे ऐसे बंदों को लीडर बना दिया जिनको कोई अपने घर से बाहर दूसरे घर वाले नहीं जानते थे। बलोचिस्तान में कासम सूरी जैसा एक नाम निकला है। तो इमरान खान ने प्रूव किया है कि हाँ, अब खालिद खुर्शीद, गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद कहाँ से आ गया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी वो पीटीआई उन्होंने बना के दिखाई। तो इमरान खान पे लोग बगैर किसी तमीज़ के, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी राजा राना और इस तरह के जो ग्रुप होते हैं, मलक चौधरी और चीमे चट्टे, उससे हट के लोग आए, लोगों ने ज्वाइन किया और इमरान खान ने उन्हें प्रमोट किया। मर्दम शनासी में उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन उसने बंदों को ऊपर जरूर वो लेके आया है। जी बहुत शुक्रिया सर। क्विक 2 न्यूज़ हैं, एक तो मेरा ख्याल शायद थोड़ी सी डिटेल मांगेगी, मगर मेरी क्विक एक न्यूज़ है और कहा जा रहा है कि इट्स र्यूमर जनाब मियां महमूद रशीद, इनको हार्ट अटैक आया था, इनको बाकायदा हॉस्पिटल में मूव किया गया, मगर उसके बाद इनको दोबारा जेल की तरफ कर दिया गया। अब गवर्नमेंट यही क्लेम कर रही है कि उनकी डेथ नहीं हुई और वो जेल में ही हैं। वो कहते हैं ये दीज आर र्यूमर्स, मगर दूसरी तरफ कहा जाता है कि उनकी डेथ हो गई है और इस खबर को किसी भी चैनल पर नशर करने से रोक दिया गया। अच्छा, इस तरह की जो खबरें हैं ना, इसमें आप देखें इमरान रियाज हमारे भाई हैं, जर्नलिस्टिक भाई हैं हमारे, इतना अर्सा हो गया है उनके बारे में। अगर ये कहते हैं कि वो ठीक हैं तो भाई दिखा दें, सामने कर दें। अगर वो ठीक नहीं, सामने नहीं आप कर रहे, तो फिर तो लोग यही समझेंगे ना कि वो ठीक नहीं है, या तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, आपने उनको इतनी गुज्जी मार दी है, आप इतना उन्हें अंदर से आपने उन्हें डैमेज किया है, उनका बॉडी सिस्टम डैमेज हो चुका है कि शायद वो बैठने के काबिल नहीं, खड़े होने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं, और आप हमसे छुपा रहे हैं। या अल्लाह ना करे कि आपने उससे भी आगे आप बढ़ गए हैं। इसी तरह महमूद रशीद साहब, अगर हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में जाते हुए दिखाया गया कि उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है, उस हद तक ठीक थी बात। उसके बाद अगर वो ठीक हो गए, आपने वापस भेजा है उन्हें, तो आप उन्हें पब्लिक के सामने ले आएँ, मीडिया के 4 बंदे बुला लें, उनके सामने उनका इंटरव्यू ना भी करें, उनकी तस्वीर दिखा दें। और अगर इंटरव्यू कर भी लें तो क्या कौन सी क़यामत आ गई, अभी तो वो मुल्जिम है, साबित नहीं हुआ इन पे इल्ज़ाम। आपने ये पाकिस्तान का अनोखा तजर्बा आपने किया है कि आपने इमरान खान पे साबित कुछ नहीं हुआ, आपने उसके नाम पे आपने क्रॉस लगा दिया है कि जी आप टेलीविजन पे उसका नाम ले नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसका जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली आपने अपनी तौहीन की है, अपनी अथॉरिटी की आपने तौहीन की है। आप क्या किसी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे इमरान खान का नाम रोक सके हैं? क्या उसका जिक्र होना बंद हो गया है?
क्या लोग इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कोई बात कहीं से शुरू होती है और कहीं खत्म होती है? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नहीं, पाकिस्तान की हर बात आजकल इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान तक रहती है और इमरान खान पे ही खत्म हो जाती है, इससे आगे पीछे कहीं नहीं जाती। तो इसका मतलब है आपने खुद ऐसे अहकामात जारी करके कि इमरान खान का हम ना जिक्र सुनना चाहते हैं, ना उसकी तस्वीर देखना चाहते हैं, ना उसका बयान सुनना चाहते हैं, आपने बंद कर दिया। लेकिन वो टिकटॉक पे गया तो वहां उसे मिलियंस लोगों ने देखा, वो फेसबुक पे आया तो उसे मिलियंस लोग देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे आया तो मिलियन व्यूज उसे मिल रहे हैं। आप किसी का नाम बंद करने से, इस तरह के अहकामात जारी करने से पहले प्लीज ये सोच लिया करें कि आपके इस हुक्म पर अगर अमल ना हुआ तो क्या होगा, आपकी अपनी बेइज्जती होगी, जो हम नहीं चाहते हो। क्यों? कि आप हमारे मुल्क के मुक्तदर हल्के हैं, हम आपको मुक्तदर हल्के कहते हैं। मुक्तदर हल्के का मतलब ये होता है जिनके पास इख्तियार होता है, इख्तियार होता है। अगर किसी हल्के को मुक्तदर हल्का हम तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब है हम उसके इख्तियार को भी तस्लीम करते हैं, उसके हाथ में जो इख्तियार है उसको भी हम तस्लीम करते हैं। आप अपने हाथ में आया हुआ इख्तियार और इख्तियार को क्यों इस तरह रोलना चाहते हैं? आप उसकी तौहीन क्यों करना चाहते हैं? आप ऐसे आर्डर और अहकामात ही क्यों देते हैं जिसमें आपकी तौहीन होती है बाद में? इसलिए ये जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये छुपाते हैं और बहुत सारी चीजें छुपाते हैं। शुक्रिया। आप देखें याद अफरीदी को यहाँ रात को निकाला गया और उसे वहां ले गए, भावलपुर की तरफ ले गए, और फिर भावलपुर से आपने सिर्फ वहां समझा कि शायद आप एक छोटा सा मुकदमा कर लेंगे और बच जाएंगे। नहीं बचते हैं, चीजें सामने आ जाती हैं। और इमरान खान जो कहता है कि हाँ मुझे अंदर से रिपोर्टें आ जाती हैं, रिपोर्टें आएंगी। इमरान खान ने कोई जासूस नहीं रखे हुए, कोई एजेंट नहीं रखे हुए। हाँ, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, हर अदालत में, हर कचहरी में। और मैंने तो सुना है कि कुछ ऐसे भी केसेस थे, इमरान खान की कोर्ट में पेशी हुई तो इमरान खान कोर्ट में पेश होने लगा जब, तो वहां जो रीडर और अलमद और एहलकार और बाकी जो कोर्ट का अमला होता है, उनके घरों से उनके बच्चों ने और उनकी बीवियों ने उन्हें पेपर दिए कि बाबा इस पे ऑटोग्राफ इमरान खान का लेके आना। सही। अब आप वहां उस बंदे को जिसको बतौर मुल्जम पेश कर रहे हैं जिस कोर्ट में, उस बंदे के सामने उसी अमले के, उसी अदालतों के एहलकार और अफीसरान पेपर उठा के लेके खड़े हुए हैं कि ये मेरी बेटी ने और ये मेरे बेटे ने भेजा है, प्लीज इस पे साइन कर दें सर, और मेरे बेटे का नाम ये ऊपर ये लिख दें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर ऑटोग्राफ लिख के दे रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, सॉरी वी ऑलवेज गेट आउट ऑफ टाइम। मेरा आखिरी सवाल है कि ये आउटगोइंग गवर्नमेंट है और 8 ये कह रहे हैं, 8 नहीं तो 12 नहीं तो 14 अगस्त तक इस गवर्नमेंट ने चले जाना है। क्या वजह है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन, दे हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, इमरान खान से तो उन्होंने राबता ही करने की कोशिश नहीं की थी, मगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से उन्होंने टेलीफोन पर बाकायदा बात की और पाकिस्तान की मुआशी बहाली में अमरीकी मुआवनत के हवाले से बात की। यानी दिस इज़ आउट गोइंग गवर्नमेंट, ये तो खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। तो इतनी स्पेशल कॉल क्या? इज़ देयर इज़ सिग्नल के आगे पीपल्स पार्टी आ रही है? नहीं, पीपल्स पार्टी आना तो चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी आएगी कैसे, इस पे देखना पड़ेगा ना। और वजीर खारजा, अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा अमेरिका के वजीर खारजा को रिक्वेस्टों पे रिक्वेस्टें भेज रहा हो कि आई नीड टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू, तो वो इतने बेहस तो नहीं है। आप अमेरिकन को इस तरह तो ना सोचें। वो तो उन्होंने भी बड़ा कहा था जवाब में, 1-2 मिनट की कॉल की होगी उन्होंने, और फिर यहाँ वो इतने विजिट करके गए हैं, दोनों बहन भाई यहाँ पता नहीं कितने दिन यहाँ वो थिंक टैंक से मिलते रहे हैं, तो इन रिस्पांस कॉल उन्होंने की होगी। अब ये जो ऑफिशियली स्टेटमेंट होती है कि उन्होंने कॉल की और उन्होंने इस टॉपिक पे बात की, ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग वो मीडिया का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने 4 लाइनें लिख के भेज दी। बेसिकली तो बातें इससे ज्यादा हुई होंगी, सिर्फ ये इकोनॉमिक फैसिलिटेशन और इकोनॉमिक उस प्रोग्रेस के हवाले से बात नहीं होगी, इससे आगे की होगी। और आप वाली बात ठीक है कि अगर इकोनॉमी की बात करनी थी तो इनकी हैसियत क्या है, ये तो 2-3 हफ्ते के मेहमान हैं, इनसे क्या इकोनॉमी की उन्होंने बात करनी थी? उन्होंने सिर्फ इनसे टेम्परेचर चेक करना था कि हाँ बेटा क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचे आपके अज़ाइम, आपके डैड जो कहते थे प्लान थे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कहाँ तक बात पहुंची? हालांकि उन्हें भी पता है, उन्हें भी इस्लामाबाद में जो यूएस एम्बेसी बैठी हुई है वो डेली साइफर पे साइफर भेज रही होगी, डेली रिपोर्टें भेज रही होगी कि आज क्या हुआ और आज क्या हुआ। और फिर इमरान खान तो ऐसा बंदा है, रोजाना वो वीडियो कॉल ऑन करके बैठ जाता है और पूरी दुनिया से खिताब कर लेता है, एक एक इशू पे, एक एक टॉपिक पे जो जो उन्होंने केस बनाया उसने शाम को टेलीविजन कैमरा ऑन किया, सोशल मीडिया पे जाके उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और जितने ये केसेस बनाते हैं वो शाम को उनके पूरे केस का तिया पांचा करके रख देता है। और नीचे आप कमेंट देखें, लोगों के रिएक्शन देखें, आपको 70, 80, 85% लोग जो है इमरान खान के हक में होते हैं, वो उसकी बात के कायल हो जाते हैं। पता नहीं सच कहता है या झूठ कहता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की यही कहती है कि हमें नहीं पता वो सच कहता है झूठ कहता है, लेकिन वो जो कहता है वो ठीक कहता है, हम उसे सच्चा समझते हैं। अब इस सिचुएशन में
अगर वो झूठ भी कह दे तो यकीन माने ये कौम कहेगी वो सच कह रहा है। कौम को उसने इस तरह ज़हनी तौर पर वो कर लिया है, कायल कर लिया है इस बात का, और वो कायल क्यों ना करे, क्योंकि अगर एक तरफ इमरान खान झूठ भी बोल रहा हो तो कम से कम दूसरी साइड वाले तो झूठ ना बोलते। अब दूसरी साइड वाले क्या झूठ बोल रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब तकरीरें करते हैं और जो तख्तियां लगा रहे हैं धड़ जाके, और उन मंसूबों पर भी तख्तियां लगा रहे हैं जो इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट शुरू कर गई थी। तो वो जो दिन दिहाड़े जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं वो भी पब्लिक को नजर आ रही हैं। इसलिए पब्लिक कहती है कि अगर झूठ का भी मुकाबला है तो फिर इन झूठों से वो झूठा बेहतर है, और इन 25 झूठों की बजाय हम एक झूठे के पीछे ही लग जाएं, कहीं तो हमें पहुंचाएगा। ये 25 का तो पता ही नहीं है हमें लेके किधर जाएंगे। एक झूठा कहेगा सच राइट पे जाना है, दूसरा कहेगा स्ट्रेट जाना है, तीसरा कहेगा लेफ्ट पे जाना है, चौथा कहता है नहीं कहीं नहीं जाना, यहाँ ही रुक जाओ, आंधी आने वाली है, थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो वो कहते हैं हम 25 झूठों की बजाय एक झूठे के पास चले जाएं, और अगर ये सारे सच्चे हैं तो हम 25 सच्चों के बजाय एक सच्चे के पीछे जाएंगे, किसी एक डायरेक्शन में तो लेके जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो चीजें आगे चल के सामने आती हैं बाद में पता चलता है, लोग समझते हैं शायद। एक काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, या फेडरल गवर्नमेंट का तो इतना इख्तियार नहीं है, पिंडी बॉयज का इख्तियार है। उन्होंने फॉरनर्स के वीजे पाकिस्तान में ऑन होल्ड कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में फॉरनर्स के वीजे जगह जगह रुक रहे हैं, चाहे वो कनाडा से कोई फॉरनर वीजा अप्लाई कर रहा है, चाहे कहीं और से कर रहा है। और मैं उन वीज़ों की बात कर रहा हूँ जो ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक और दूसरे थोड़े से मौसर किस्म के वीजे होते हैं, उनको होल्ड पे लगा दिया गया। वो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले जी कि ऊपर से हुक्म है। वहाँ विजिटर वीजाज भी बड़ी जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान के लग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहता इस इलेक्शन में वो फॉरेन ऑब्जर्वर्स को दावत दे। उन्होंने दी नहीं, हालांकि वो 3-4 महीने पहले दावत दे दी जाती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और फॉरनर्स को इन्हें शक है कि ये पाकिस्तान में जाते हैं, इमरान खान का जमान पाक चले जाते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, कोई लॉबिंग फर्म का बंदा होता है, कोई मीडिया का बंदा होता है, कोई एनजीओ सेक्टर का होता है, और कुछ इसी तरह के लोग होते हैं, और आगे जाके पता चलता है वो तो वापसी पे इमरान खान की अच्छी खासी हेल्प करके आ गए हैं। तो फॉरनर्स के वीजे ऑन होल्ड कर दिए हैं पाकिस्तान में, इस वक्त वीजे नहीं लग रहे। साफ जवाब देते हैं जी कि ऊपर से हुक्म है। अब एक और उसमें सूरत हाल यह है कि इससे पहले जब ये फ्लड आया था पाकिस्तान में तो वीजे दिनों के नोटिस पे लग रहे थे। हत्ता कि एक एग्जांपल ऐसी थी कि बोस्निया में जो हमारे वहाँ कौंसिल, हमारी जो एम्बेसी के हेड हैं, वो एक रिटायर्ड आर्मी के जनरल हैं, और उनके ज़ाहिर नादरा में भी ताल्लुकात थे और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी। उन्होंने लिटरली वीज़ा जिनको दिलवाना था उन्हें अपने पास बिठा के टेलीफोन कॉल पे लिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वालों को। कोई ग्रुप था अच्छे खासे फॉरनर्स का, फोन कॉल पे उन्हें रोक के चाय का ऑर्डर दे के उन्होंने कहा मैं ये चाय खत्म होने से पहले आपके वीजे लगवाऊंगा। ये अभी 4-6 महीने पहले की बात है जब फ्लड आया हुआ था पाकिस्तान में। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा कि ये करें। उन्होंने कहा जी नहीं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से क्लियरेंस होगी। उन्होंने कहा आप होल्ड करें। दूसरी कॉल उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को मिलाई, फोन कॉल पे कहा कि हाँ बताओ। उन्होंने कहा जी नादरा से होगी। उसने कहा जी नादरा में मेरा अपना बंदा बैठा हुआ है आर्मी का। उसने नादरा में कॉल की, फोन कॉल पे नादरा से क्लियरेंस ली, उसी फोन कॉल पे तीनों मिनिस्ट्रियों से क्लियरेंस करके उन बोस्नियन जो फॉरनर थे बोस्निया में, उनकी चाय खत्म होने से पहले वीजे लगवा के जनरल साहब ने कहा ये लें जी, ऐसे वीजे लगते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये हुआ है। और अभी इस वक्त सूरत हाल ये है, कनाडा समेत किसी जगह से भी किसी फॉरनर के वीजे नहीं लग रहे, ऑन होल्ड कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इस खौफ से, इस डर से कि पाकिस्तान में लोग चले गए तो वो फिर कोई जमान पार्क पहुंच जाता है, कोई दूसरे पीटीआई वालों के साथ उठता बैठता है, डिस्कशन करता है, बातें करता है, वापस रिपोर्ट करता है अपने गवर्नमेंट को। तो हमारा इमेज जो बाहर जाता है वो यही जाता है कि जी पाकिस्तान पूरा तो इमरान खान के हाथ में है, और बाकी वहाँ इमरान खान के और इमरान खान के लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, सख्तियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। यहीं पे हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं जनाब फयाज फिलाना साहब, और मैं इस पैगाम के साथ कि असलम भोतानी साहब हमारे एक जो बलूचिस्तान के हैं, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे अपील की है जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, वो कोट एंड कोट्स में, कि जनरल आसिम की सरबराही में बनने वाली नई इस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा बलूचिस्तान के अवाम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने का इख्तियार दे। अज़ीम तर बलूचिस्तान मखसूस ग्रोह को लीज़ पर देना ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान पहले ही लुट चुका है, अब कुछ नहीं बचा। हमारे जिस्म पर अब फटे पुराने कपड़े हैं। उम्मीद है कि नई इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर की सरकर्दगी में इस बारे में गौर करेगी। और वो कहते हैं कि अगर आपने डाकुओं को ही करना है तो वो राजनपुर के डाकुओं को कर देगा। हम डाकू तो कह सकें, ये जो अपनी मनपसंद की इस्टेब्लिशमेंट डाकू बलूचिस्तान के ऊपर नामजद कर दी है, खुदारा हमें इससे बचाइए। यहीं दीजिएगा इजाज़त।
इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।